Hello students, this is Darshana Zad PGT History from Kendriya Vidyalaya Suranasi. Students, I have prepared two videos from 12th History, Part 1, Chapter 2, Kings, Farmers and Towns. And as we all know, lockdown is going on. So I have tried to prepare these videos with whatever little material I have in my house. So let's start our first topic. सो स्टूडेंट्स अभी हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब 600 BCE टू 600 CE, अर्थात आज से 1400 वर्ष पहले से आज से कोई 2600 वर्ष पहले तक, 1400 वर्ष पहले से 2600 वर्ष तक। एक चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि आपका सेकंड चैप्टर, आपका थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर ये एक ही कालखंड के हैं, एक ही टाइम पीरियड के हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। टॉपिक्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे। इसमें हमने आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड में, हमने सोशल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पढ़ना है और अगले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में हमने बिल्डिंग बिलीफ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इनका टाइम पीरियड एक है। अब हमने हड़प्पा सभ्यता के लास्ट में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद कोई 1000 वर्षों तक कुछ भी विकास नहीं हुआ। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद लगभग 1500 वर्षों के अंतराल में क्या क्या विकास हुए, क्या क्या परिवर्तन आए। तो उसमें जो सबसे पहला परिवर्तन है बच्चों, वो है सिंधु और उसकी जो उपनदियां थी उनके किनारे रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट वेद है चारों वेदों में, जो हिंदू धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसकी रचना हुई इस समय में। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था कृषक बस्तियों और चरवाहा बस्तियों का विकास हुआ, क्योंकि उनके भी प्रमाण मिलते हैं। उत्तरी भारत में भी और दक्षिणी भारत में भी ये कृषक बस्तियां और चरवाहा बस्तियों का निर्माण हुआ। और उसके बाद कुछ हमें प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि जो फर्स्ट मिलेनियम BC था, ठीक है, फर्स्ट मिलेनियम BC में कुछ जो अंतिम संस्कार के तरीके थे वो भी बदल गए थे। मतलब कुछ रिचुअल्स वगैरह जो थे वो विकसित हो गए थे। शायद इसकी वजह से लोग क्या करने लगे थे, कब्रों में शवों के साथ महापाषाण, या तो बहुत बड़ा पत्थर और या फिर हथियार जो थे वो रखते थे। शायद उनको लगता होगा कि मरने के उपरांत भी जो है इन चीजों की जो है व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। और इसके पश्चात जो सबसे बड़ा परिवर्तन था और वो था राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास, जिसके बारे में हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। सो हमने अपनी इंट्रो में 4 बातें पढ़ ली कि 1500 वर्षों के अंतराल के बाद नंबर 1 ऋग्वेद की रचना हुई। किनके द्वारा हुई? जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहते थे। नंबर 2 चरवाहा और कृषक बस्तियों का विकास हुआ। नंबर 3 अंतिम संस्कार के जो नए तरीके थे वो विकसित हो गए। और नंबर 4 राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हो गया। सो बच्चे, ये कुछ परिवर्तन थे जो हुए। लेकिन इसके बाद जब भी बच्चे हम कोई भी चैप्टर आपकी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के इतिहास के निर्माण के लिए स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया गया इस चैप्टर के निर्माण के लिए, इसके इतिहास के निर्माण के लिए। सो इस चैप्टर के लिए, और आपको मैं एक चीज ये भी बता देना चाहती हूँ कि स्रोत लगभग इसके जो हैं, आपकी जो फर्स्ट इंट्रो होती है, जो पीछे फर्स्ट पेज होता है, जो पीछे से लाइट से ग्रीन कलर की जिसकी बैकग्राउंड होती है, तो उसी में ही उसके लास्ट या लास्ट बट 1 पैराग्राफ में जो है उसके वो जो स्रोत हैं वो लिखे होते हैं। सो आपको समझ लेने चाहिए। सो बच्चों, इस चैप्टर के निर्माण के लिए हमारे पास जो अभिलेख हैं वो हैं। अभिलेखों के बाद ग्रंथ हैं। ग्रंथ जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ऋग्वेद,
उसके बाद सिक्के हैं, उसके बाद मूर्तियां हैं, चित्र हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे फर्स्ट चैप्टर के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक, उसके इतिहास के निर्माण के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए हमारे पास पुरातात्विक एज वेल एज हमारे पास लिटरेरी भी हैं, ठीक है, रिटर्न भी हैं, रिटर्न सोर्सेज भी हैं, जिसके आधार पर हम इस चैप्टर के इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है बेटा, वो है प्रिंसिप और पियदसी। प्रिंसिप और पियदसी। अब आपको समझना चाहिए कि प्रिंसिप कौन है, किसके संदर्भ में है। तो प्रिंसिप नाम है जिनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसिप। ये कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। इनकी क्या अचीवमेंट थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1830 के डिकेड में, दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी उसको पढ़ा था। और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी वो हमारे जितने भी आरंभिक अभिलेख हैं, जहां आरंभिक सिक्के हैं, इनके ऊपर लिखी गई है। सो जेम्स प्रिंसिप का क्वेश्चन जैसे पहले 2 नंबर का आया करता था, अभी 1 नंबर आने की संभावना है, पर फिर भी आपको इसके 3 पॉइंट जो हैं वो इसमें से याद हो जाने चाहिए कि जेम्स प्रिंसिप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, और ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी वो ज्यादातर आरंभिक अभिलेख जो थे, जहां आरंभिक सिक्के जो थे, उनके ऊपर लिखी गई थी। इसके बाद बच्चे हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, पियदसी। अब पियदसी किसके संदर्भ में है? पियदसी राजा अशोक को कहा गया। पियदसी का मतलब क्या था? मनोहर मुखाकृति वाला राजा, जिसका मुख जो है, जिसका जो चेहरा है वो बहुत ही सुंदर है। और कुछ अभिलेखों में उनको सिर्फ राजा अशोक के नाम से लिखा गया, और कुछ अभिलेखों में उनको देवना पियदसी लिखा गया। देवना पिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। पियदसी का मतलब मैंने बता ही दिया कि मनोहर मुखाकृति वाला। सो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक थे, अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे प्राचीन भारत के, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। तो इस तरह से पियदसी के बारे में भी हमने 3 बातें तो याद रखी ली। राजा अशोक के बारे में, मनोहर आकृति वाला, और अभिलेखों में जो है इनका जिक्र है पियदसी का, या देवना पिय का, है ना। और बौद्ध ग्रंथों में अशोक को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शासक कहा गया। उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली स्टेट्स। अर्ली स्टेट में जिसमें 16 महाजनपदा लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले उसी का जो फर्स्ट पैसेज है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का पीरियड है वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल है। तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चे, जो क्वेश्चन आपको 4th चैप्टर में रहेगा, और उसमें ये आएगा, या तो ये फिर हो जाता है कि भारत के इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल क्यों था, या फिर ये आता है कि विश्व के इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल क्यों है। तो पॉइंट्स आप चाहे उस चैप्टर के क्वेश्चन से विश्व इतिहास के संदर्भ में लिखोगे, अगर यही पॉइंट लिख दोगे, क्योंकि भारत भी विश्व में ही आता है, और अगर आप यही पॉइंट लिख दोगे तो भी आपके पॉइंट ठीक हो जाएंगे। बस उसमें एक आध पॉइंट ही है जो आपको दोबारा ऐड करना पड़ेगा, और वो है यूनान के जो थिंकर्स हैं उसको डालना पड़ता है बीच में, कि जैसे सुकरात हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, या फिर चाइना के खुंग्सी हैं, उनके बारे में कुछ देना पड़ता है। इसके अलावा आपके ये सारे पॉइंट उसमें ऐड होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सो हमने इसमें जो पॉइंट देने वो तो ये देने हैं कि आरंभिक राज्यों और नगर राज्यों का उदय हुआ था, जिसको मैं अभी डिटेल में आपको करवा दूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। सो आरंभिक राज्य और नगर राज्यों का भारत में उदय हुआ, है ना। और इनका विकास जो था वो उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में जो थे ये राज्य जो थे वो विकसित हुए। यहाँ पर राजा शासन करता था, और राजा शक्तिशाली होते थे, उनकी सेनाएं होती थी। आप इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में आगे भी जो है वो पढ़ाया जाएगा, अभी क्योंकि इस टॉपिक में अलग से। और उसके बाद फिर लोहे की खोज है, लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज से बहुत से हथियार बने, बहुत से औजार बने, कृषि का विकास हुआ, और
उत्पादकता बढ़ी, सिक्कों का विकास हुआ इसी पीरियड में। इसका मतलब समृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। एग्रीकल्चर हुआ तो लोगों के पास बहुत समय हुआ तो लोगों ने क्राफ्ट वर्क किए, और जो था व्यापार विकसित हुआ तो इन सब के लेन देन के लिए सिक्कों का भी विकास हो गया। और बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराएं जो थी इस समय में भारत में विकसित हुई थी। सो बच्चों, हम लोगों ने इन पॉइंट्स को लिखकर इनको एक्सप्लेन करना है कि भारत में राज्य जो थे, आप जनपद, महाजनपद विकसित हुए, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे आप कह सकते हो पंचाल, गंधार, अवंती, कौशल, कुरु, नाम दे सकते हो। इनका विकास हुआ। उसके बाद लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज से जो था वो उसके औजार बने, उसके हथियार बने, है ना, सेना में इस्तेमाल होने लगा। सिक्कों का विकास हुआ। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराएं जो थी वो भारत में विकसित हो गई, और जिन्होंने एक तरह से बौद्ध धर्म की तो हम बात करें तो एक तरह से वर्ल्ड फेम थी, और पूरे वर्ल्ड में जो था ये बौद्ध धर्म, खास करके स्पेशली जो था जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सेंट्रल ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इन कंट्रीज में जो था इनका काफी प्रसार हुआ। तो इस तरीके से हमने इसमें से 3 पॉइंट जो हैं वो याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो है महाजनपद और महाजनपदों की विशेषताएं। अब देखो, अब आ गया आपका जो ऊपर जो हेड टॉपिक है, राज्य, महाजनपद, जिसमें 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। तो बच्चे, जब हम महाजनपद की बात करते तो महाजनपद शब्द जो है उसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जैन ग्रंथों में मिलता है। और हालांकि जितने भी बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उसमें सभी महाजनपद जो हैं उनके नामों की सूची एक समान नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो हैं वो लगभग सभी ग्रंथों में कॉमन है। और जो कॉमन नाम है उनमें वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती। तो अगर ये नाम कॉमन है तो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद रहे होंगे। और आगे बच्चे हम करेंगे महाजनपदों की विशेषताएं। और महाजनपदों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? नंबर 1, महाजनपद पर राजा शासन करता था और राजा अपनी किलेबंद राजधानी में रहता था। राजा शासन करता था और उसकी बहुत बड़ी राजधानी होती थी जिसकी किलेबंदी की गई होती थी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने देना है वो देना है नौकरशाही सेना और राजधानी का रखरखाव। और ये सारे काम जो थे वो राजा के द्वारा किए जाते थे। राजा के ब्यूरोक्रेट्स होते थे, राजा की अपनी सेना होती थी, राजा की जो कैपिटल होती थी, इन सब के रखरखाव, इन सब के मेंटेनेंस का दायित्व जो था वो राजा का बनता था। और उसके बाद क्योंकि धर्मशास्त्र, ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्रों की रचना हो गई थी और ब्राह्मणों के द्वारा जो धर्मशास्त्र थे उसमें राजाओं के लिए जो भी नियम थे वो जो थे उन धर्म ग्रंथों में लिखे गए थे कि राजाओं को कौन कौन से नियमों का पालन करना है, राजा कौन हो सकते हैं। जैसे राजा क्षत्रिय हो सकते हैं, ब्राह्मणीय ग्रंथों में ऐसा लिखा गया। जैसे राजा के कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें, तो उसमें राजाओं के लिए जो नियम थे वो लिखे गए। और उसके साथ ही साथ इन ग्रंथों में ये भी बताया गया कि राजा जो है अपने राज्य को चलाने के लिए अपने जो आर्थिक स्रोत हैं, इनकम के जो उसके स्रोत हैं वो कौन कौन से होंगे। तो आर्थिक स्रोत नेक्स्ट पॉइंट करके हम लिख सकते हैं कि राजा उस समय, राजा के जो आर्थिक स्रोत थे उसमें मुख्य रूप से 2 बातें थी, कर और भेंट। एक तो राजा अपने से छोटे अधिकारियों से भेंट भी लेते थे और दूसरा राजा जो थे वो कर भी लेते थे। कर मुख्य रूप से शिल्पकारों से भी लिए जाते थे और किसानों से भी लिए जाते थे, लेकिन वनवासियों के द्वारा या चरवाहों से कर लिए जाते थे। इसके बारे में कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राजा जो थे वो कर भी लेते थे और भेंट भी लेते थे। और किससे लेते थे? वो किसानों से लेते थे, शिल्पकारों से लेते थे। और उसके बाद राजा के पास सेना होती थी। कुछ राजाओं के पास सेना स्थायी भी होती थी और कुछ के पास अस्थायी भी होती थी। अस्थायी का मतलब
कि वो सेना जब राजा को युद्ध के समय जरूरत पड़ती थी तो वो किसानों इत्यादि को या शिल्पकारों को या कुछ और लोगों को बुलाकर जो था वो सेना का उसी टाइम के लिए युद्ध के समय के लिए जो था वो निर्माण कर लेता था, और उसके बाद जो थी उसके बाद वापस वो लोग जो थे वो अपने अपने कामों में लग जाते थे। तो कहने का मतलब कि ये उस समय के महाजनपदों की विशेषताएं थी। बच्चे, महाजनपद का भी क्वेश्चन जो है वो लगभग बोर्ड एग्जाम में आपका रिपीट होता ही रहता है। महाजनपद किन्हें कहा जाता था, है ना, जनपद क्यों महत्वपूर्ण थे, जहाँ महत्वपूर्ण जनपदों के नाम, जहाँ उनकी विशेषताएं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके हो सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, लेकिन आपको ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि महाजनपद किन्हें कहा जाता था और महाजनपदों की विशेषताएं जो थी वो क्या थी। अब उसके बाद बच्चे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। और जो मगध है उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बिहार में है। और अगर हम कहें कि मगध क्यों शक्तिशाली बना, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में बहुत रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहली बात ये थी कि भूमि बहुत उपजाऊ थी, इतनी उपजाऊ भूमि थी इसलिए मगध बहुत ही एनरिच हो गया, क्योंकि बहुत वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता था। दूसरा, गंगा और उसकी सहायक नदियों से आवागमन होता था। अब आवागमन चाहे लोगों का हो या लोगों के द्वारा किए गए व्यापार या व्यापारिक मदों का हो, तो बहुत आसानी से लोग जो थे वो व्यापार भी कर लेते थे गंगा और उसकी सहायक नदियों से, और अपना भी आवागमन कर लेते थे। और इसके साथ ही साथ जो इरिगेशन की उनकी जरूरतें थी वो भी गंगा और उसकी सहायक नदियों से पूरी हो जाती थी, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। उसके बाद लोहे की खादानें, लोहे की खादानें आप देख सकते हैं कि जो मगध है उसके आसपास के क्षेत्र में लोहा बहुत मिलता था, कच्चा लोहा। और उसके बाद उन लोगों ने लोहे के हथियार बनाए, जंगलों को साफ किया। लोहे के हथियार उनके जो थे वो जिसको बोलते हैं सेना में काम आने लगे, और लोहे के औजार जो थे उनके कृषि में काम आने लगे। तो लोहे का मगध की एनरिचमेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मगध बहुत ही एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और इसके साथ ही साथ मगध के पास जो जंगल थे, जंगलों में हाथी थे, तो राजा लोग जो थे उन हाथियों को पकड़कर उनको ट्रेंड कर लेते थे, जहाँ ट्रेंड करवा लेते थे, और उसके बाद राजा लोग जो थे उन हाथियों को अपनी सेना में इस्तेमाल करते थे। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मगध की एनरिचमेंट का, जब मगध की इतनी महत्वपूर्ण जो थी वो एक तरह से जो स्थिति थी मगध की, जहाँ मगध जो था इतना शक्तिशाली बन गया महाजनपद, तो उसका एक कारण ये भी था कि उसके जो महान शासक थे मगध के, और खास करके आरंभिक शासक जो अजात शत्रु थे, बिंबिसार थे और महापद्मानंद थे, ये बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, बहुत मेहनती और बहुत ही योग्य शासक थे, जिन्होंने मगध को एनरिच करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक हम मगध की राजधानी की बात करेंगे तो शुरू में मगध की राजधानी जो थी वो राजगाह थी। राजगाह अर्थात के राजगीर, जो आजकल का राजगीर है बिहार में, वही राजगाह था। लेकिन राजगाह का जो अर्थ था वो था राजाओं का घर, राजाओं का घर। और आजकल का जो राजगीर है बिहार में, वही राजगाह थी जो मगध के, इसकी जो लोकेशन थी बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में थी, और एकदम इसकी जो थी वो कैपिटल उसकी एक किलेबंदी कर रखी थी उसके। लेकिन बाद में चौथी शताब्दी में मगध की जो कैपिटल थी चौथी ईसा पूर्व में बीसी में, तो मगध की कैपिटल जो थी उसको पाटलिपुत्र कर दिया गया था। पाटलिपुत्र जो आजकल का पटना है, और आजकल भी पटना जो है वो बिहार में है, आपको बच्चे पता होगा। तो इस तरीके से मगध जो था वो एक शक्तिशाली महाजनपद बना। अब हमने
जितनी ये वीडियो है, जितने टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, मैं नहीं समझती कि उसमें से कोई एक भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट ना हो और ये कभी बोर्ड में ना आया हो। सो सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें से पहला प्रश्न आप देखिए, जेम्स प्रिंसिप कौन थे और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो बच्चे, जेम्स प्रिंसिप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, और उपलब्धि क्या थी उनकी, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो सकता है। और साथ में तीसरा पॉइंट फिर आप ये लिख दीजिए कि ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी वो आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, पियदसी शब्द का क्या अर्थ है। मनोहर मुखाकृति किस राजा के लिए प्रयोग किया गया, अशोक के लिए किया गया। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसका फिर, कि इसका जो उल्लेख है वो कहां पर है, अभिलेखों पर है। ठीक है, आरंभिक अभिलेखों में, जहां अशोका के अभिलेखों में लिखा गया। और मनोहर मुख्य कृति का जो है आप मतलब बता सकते हो, इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें अशोक को एक महत्वपूर्ण शासक कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ, उसमें जो बौद्ध और जैन धर्म, जहाँ बौद्ध और जैन फिलॉसफी थी वो भारत में विकसित हुई। और इस तरीके से आपने 3 पॉइंट जो है वो इसमें भी दे देने हैं, याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन, महाजनपद से क्या अभिप्राय है। महाजनपद शब्द जो है वो बौद्ध ग्रंथों में जो है जो नए राज्य जो थे विकसित हुए थे उनके लिए प्रयोग किया गया था। और महाजनपद की विशेषताएं जो जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, किलेबंदी थी, राजा टैक्सेस लेते थे लोगों से, है ना। और राजा जो थे उस समय जो ब्राह्मणीय ग्रंथ के नियम थे उनका पालन करने लग गए थे। और राजा जो थे वो स्थायी सेना भी रखते थे, अस्थायी भी रखते थे। तो इसमें आप जो पहले हम टॉपिक कर चुके हैं उसमें से पॉइंट दे सकते हो। और मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद किस प्रकार से बना था उसके भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि मगध के पास कुछ आप कहते हैं कि मगध की लोकेशन ही जो थी वो इस तरह की थी कि जहां पर मगध को जो थे वो नेचुरल सोर्सेस काफी मिल रहे थे। और इसके साथ साथ इसका क्रेडिट हम मगध के जो राजा हैं उनको भी दे सकते हैं। तो बच्चे आपने पॉइंट वाइज ये 3 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक भी क्वेश्चन मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो आपको कभी बोर्ड में नहीं आया। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो बच्चे, अगली जो टॉपिक अगला हम करेंगे वो होगा हमारा मौर्य साम्राज्य का। लेकिन इससे पहले जो है आपने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है।